वेलकम स्टूडेंट्स टू दी फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस बाय सेल्फ हेमंत कुमार। स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे उसका नाम है तरल दाब। तो पहले बात करते हैं तरल कि तरल होते क्या है, यानी कि फ्लड। व्हाट आर द फ्लड्स? तो स्टूडेंट्स, ये जो तरल होते हैं इनकी अपनी कोई निश्चित आकृति नहीं होती और ना ही ये अपनी आकृति परिवर्तन का विरोध करते हैं, और इनको जिस बर्तन में रखा जाता है ये उसी की आकृति ग्रहण कर लेते हैं। तो परिभाषा में हम कह सकते हैं कि द्रव वे पदार्थ होते हैं जिनकी अपनी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है तथा जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी की आकृति ग्रहण कर लेते हैं तथा इनमें बहने की क्षमता होती है। तो ये होते हैं आपके तरल। एक होता है तरल दाब कि तरल दाब आपका होता क्या है, दाब प्रेशर क्या होता है। स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए कि आपके पास कोई एक बर्तन है, उसमें क्या है, लिक्विड भरा हुआ है। कोई लिक्विड कोई द्रव भरा हुआ है और ये द्रव के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं, टकराते रहते हैं। तो जब ये आपस में टकराते हैं तो ये इसकी जो दीवार है अंदर वाली, इस दीवार पर एक बल आरोपित करते हैं। तो ये तो होता है बल कि जो इस बर्तन की दीवारों पर द्रव के द्वारा लगाया जा रहा है, और ये बल हमेशा संपर्क सतह के परपेंडिकुलर वे में होता है, यानी कि उसके अभिलंबवत होता है। तो दाब को कह सकते हैं कि जब किसी द्रव को किसी बर्तन में रखते हैं तो द्रव जिस बर्तन की सतह पर लगता है उसकी सतह को छू रहा है, तो उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो दाब जो होता है, दाब इज इक्वल टू बल बटे क्षेत्रफल। इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, P इज इक्वल टू F अपॉन A। तब इसका मात्रक हो जाता है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, और जो इसका विमेय सूत्र होगा वो होगा ml-1 T-2। पास्कल, बार और जी टॉ, और एक पास्कल में होते हैं आपके 1.013 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये एक पास्कल में होते हैं। नेक्स्ट होता है एक बार। एक बार में होते हैं 10 की पाई पास्कल, यानी कि 10 की घात 5 पास्कल होते हैं। और एक टॉर में होते हैं आपके 133 पास्कल। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका दाब जो किसी बर्तन के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के इक्वल होता है। तो दाब इज इक्वल टू बल बटे क्षेत्रफल। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं अपने। ये है आपका तरल स्तंभ के कारण दाब। अब स्टूडेंट्स, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई बर्तन है और उसमें पूरे में क्या है, लिक्विड भरा हुआ है। अब इस लिक्विड में क्या करते हैं, हम दो पॉइंट मानते हैं, एक तो C और एक D। अब C और D के बीच की दूरी है h, यानी जो गहराई है इसकी कितनी है, h है। तो हम क्या करते हैं, इस C और D का एक बेलनाकार लूप मानते हैं इसको, कि यहाँ पर एक कोई बेलनाकार वस्तु रखी हुई है जिसके C और D क्या है, सेंटर है। तो स्टूडेंट्स, जो इसका जो सरफेस एरिया होगा A होगा, और जो इसका जो D पर होगा सरफेस एरिया ये भी क्या होगा, समान होगा, ये भी A होगा।
जब हम इस बेलनाकार को जैसे पानी के अंदर है ये, तो हम देखते हैं कि इसका जो शीर्ष रहा है इस पर जो बल कितना होगा P1A, ठीक है, कितना होगा P1A, क्योंकि P होता है हमारा P इक्वल टू F/A, F हो जाएगा P इंटू A, तो P1A जो क्या होगा नीचे की तरफ वर्क करेगा, और दूसरा होगा हमारा एक होगा अपवर्ड फोर्स जो ये तरल इस बेलन पर ऊपर की ओर लगाएगा, तो ये होगा P2A, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया। अब हमारे पास जो ये बेलन है, हम कहते हैं ये बेलन जो है हमारा साम्य अवस्था में है, तो तब इस बेलन का भार क्या होगा, तो यानी कि जो mg है, तो mg किसके बराबर हो जाएगा हमारा m इंटू जी। जब हम किसी के द्रव्यमान में उसकी गुरुत्वाकर्षण त्वरण से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो वस्तु का भार होता है जो वर्टिकली नीचे की ओर वर्क करता है, तो ये हो जाएगा हमारा m इक्वल टू आयतन गुणा घनत्व और गुणा g, क्योंकि m इक्वल टू क्या होता है आयतन गुणा घनत्व, क्योंकि हमारे फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू m/v, जो घनत्व होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो होता है m/v, तो यहां से m हो जाएगा v इंटू रो। अब सिंपल चीज क्या होती है, अगर मैं इसका मान रखता हूं तो देखिए इसका मान निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसमें बताया गया इसका आयतन, तो इसका आयतन जो होगा वो होगा a इंटू एच, ये क्या है इसका क्षेत्रफल है, ये इसकी क्या है ऊंचाई है, गहराई है, तो एरिया इंटू एच, जैसे हम जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, ये एरिया होता है हमारा, और इंटू अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं गहराई के लिए या फिर ऊंचाई, तो वो क्या बन जाता है v, वो आयतन बन जाता है। तो मेरे पास वॉल्यूम यानी क्षेत्रफल है और हाइट भी है, तो ah इंटू रो इंटू जी, mg इज इक्वल टू a h रो इंटू जी, इक्वेशन नंबर 1। अब हम कहते हैं कि ये जो बेलन है ये इस तरह के भीतर साम्य अवस्था में है, तो जब साम्य अवस्था में कोई वस्तु होती है तो उस पर लगने वाला जो संपूर्ण बल होता है जो क्या होता है 0 होता है। तो देखिए अब इस बेलन पर 3 बल कार्य कर रहे हैं, एक तो बल इसका mg नीचे की ओर, एक इसका बल P1 ये भी नीचे की ओर है, और ये P2 क्या है ऊपर की ओर है, तो नेट बल क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो हम लिख देंगे साम्य अवस्था में नेट फोर्स यानी कि नेट बल बराबर 0। तो देखिए नीचे कौन कौन से बल आ रहे हैं P1A प्लस mg, और ये ऊपर आपको जो माइनस के P2A इज इक्वल टू 0, तो P1A माइनस P2A कर लेंगे इसको प्लस mg इज इक्वल टू 0। P1 माइनस P2 ए कॉमन ले लेंगे यहां से हम, mg का मान रखेंगे या फिर इसको कर लेंगे हम इज इक्वल टू माइनस mg होगा, mg का मान है a h रो g, a से a कट गया तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू h रो g, और इसको सकते हैं P2 माइनस P1 इज इक्वल टू h रो g। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या होगा हमारे पास एक वैल्यू आ गई कि इन दोनों के बीच में दाब होगा वो कितना होगा h रो g के इक्वल होगा, तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू h रो g। तो टर्म क्या है हमारे पास, ये यहाँ पर साइन नेगेटिव है तो इसको अवॉइड कर लेंगे, क्या लिख सकते हैं इसको फिर से P2 माइनस P1 इज इक्वल टू h रो g। अब यहां पर हम कह सकते हैं कि यदि C और D पॉइंट दोनों बिंदु एक ही तल में है
जब दोनों बिंदु एक ही तल में होंगे तो h क्या हो जाएगा फिर हमारा 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 0 और P1 इज इक्वल टू P2। तब इस अवस्था में हम कह सकते हैं कि गुरुत्व की अनुपस्थिति में, ठीक है, गुरुत्व की अनुपस्थिति में किसी भी बिंदु पर जो लगने वाला दाब हो क्या होगा, वो प्रत्येक बिंदु पर समान होगा। तो यही होता है हमारा तरल स्पर्श के कारण दाब। ठीक है स्टूडेंट्स।